हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन आपके जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता के सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम चैनल पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जिसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी और आने वाले समय में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन सी हैं? सो इसमें आपको सगुण भक्ति काव्य के बारे में बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो धाराएं होती हैं, सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में। सो उन भक्त कवियों के काव्य को सगुण काव्य धारा नाम दिया गया है जो ईश्वर के सगुण और साकार के रूप में विश्वास करते हैं। तो आप पहले बताएंगे कि सगुण भक्ति काव्य होता क्या है। आद्य शंकराचार्य के मत ने उपासना के क्षेत्र में भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। शंकराचार्य के सिद्धांत अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, माया के कारण ही मनुष्य संसार को सच मानता है। शंकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, इसीलिए आत्मा भी ब्रह्म है। सो आत्मा और ब्रह्म एक है और जो ब्रह्म है वही सत्य है, तो आत्मा भी सत्य है। ऐसी स्थिति में भक्ति संभव नहीं है क्योंकि भक्ति के लिए भक्त और भगवान के बीच किसी न किसी रूप में भेद की चेतना होना आवश्यक है। जो सगुण काव्य है उसका उद्गम कैसे हुआ, तो उसके पीछे की हम बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। रामानुज भी यद्यपि अद्वैत में विश्वास करते थे पर उनका मत शंकर से मिलता था। यहाँ पर शंकर फ्रेंड्स शंकराचार्य जी को कहा गया है। यही कारण है कि रामानुजाचार्य ने जीव जगत और ईश्वर के संबंधों को लेकर एक नया दार्शनिक मत प्रस्तुत किया, तो जो कि था हमारा सगुण भक्ति काव्य। अब उसके बाद बताया गया है उनके अनुसार जगत केवल भ्रम नहीं, ब्रह्म, जीवात्माएं एवं भौतिक जगत सभी यथार्थ हैं और एक दूसरे से भिन्न है। ब्रह्म जीवात्माओं को भी आत्मा और इस पार्थिव जगत की भी आत्मा है। इस प्रकार चित्त और अचित्त यद्यपि ब्रह्म से भिन्न है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है, दोनों को अलग बताया गया है, तो भी उससे स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अलग तो है पर एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे वो ब्रह्म हो, जीवात्माएं हो या फिर भौतिक जगत हो, वे उसके द्वारा पोषित तथा नियंत्रित हैं। परम ब्रह्म स्वयं अपने अंदर समस्त भौतिक वस्तुओं साथ ही इस जगत की सभी परिचित आत्माओं को समाहित किए हुए है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो चित्त और अचित्त ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। रामानुज का जो ये मत है विशिष्ट अद्वैत के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है। के दामोदर के अनुसार जो विशिष्ट अद्वितीय का अर्थ है एक परिचित ब्रह्म का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित अंगों से एकाकार होना है। रामानुज के इस मत को शरीर और उसके विभिन्न अंगों के रूपक द्वारा समझा जा सकता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग भी शरीर है, फिर भी हाथ, पैर, कान, नाक का अपना अलग अस्तित्व है, उसी प्रकार जीव और जगत ब्रह्म के अंग हैं। शरीर के अंगों की तरह वे भिन्न होते हुए भी ब्रह्म से अद्वैत भी हैं। शंकराचार्य के माया सिद्धांत की भी रामानुज ने तीव्र आलोचना की है। तो हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे सगुण भक्ति काव्य के बारे में, तो उसके डिटेलिंग्स के बारे में इसमें हमने बात की। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीति काव्य के नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो अब रीति काव्य का जो नामकरण है वो कैसे हुआ? मिश्र बंधुओं ने मिश्र विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई। तो जो मध्यकाल था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें भक्ति काल और रीतिकाल होता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं जो कि भक्ति काल है, और जिसे उत्तर मतलब बाद में जो मध्यकाल आया उसे रीतिकाल कहा गया है। शुक्ल जी ने आदिकाल का आरंभ चिंतामणि संवत 1700 से माना है। तो आरंभ के बारे में भी हम इसमें बता रहे हैं। कुछ आलोचक इसकी गणना आचार्य केशव से करते हैं, तब रीतिकाल का आरंभ 50 वर्ष और पीछे चला जाता
जाता है। रीतिकाल का नाम आचार्य शुक्ल जी का ही दिया गया है। शुक्ल जी ने यह नामकरण इस काल की प्रवृत्तियों और मानव मनोविज्ञान के आधार पर किया। तो रीतिकाल में जिस तरह की रचना की गई उस तरह का ही नाम जो आचार्य शुक्ल जी हैं उन्होंने इसको दिया, क्योंकि जो प्रवृत्तियां हैं जो मानव मनोविज्ञान है उसी को आधार माना गया। अब संवत 1700 से संवत 1900 तक रीतिकाल पद्धति पर विशेष जोर रहा। तो अगर इसके समय काल की बात करें तो 1700 से 1900 ईस्वी तक हम इसे मान सकते हैं। इस काल के प्रत्येक कवि ने रीति के सांचों में ढलकर रचना लिखी। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कविता प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। तो जिन कविताओं में रस है, अलंकार है, नायिका भेद है, ध्वनि है, वो सारी रीतिकाल की रचना जरूर मानी गई। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते हैं। जिस तरह के उदाहरण इसमें दिए जाते हैं उनमें विवाद रहते थे इस बात पर कि उसमें कौन कौन सा अलंकार है। विवाद किस बात पे रहते थे कि अलंकार कौन सा है। अगर किसी कवि ने कोई रचना की है तो उसमें ये विवाद होता था कि इस रचना में कौन से अलंकारों का, शब्दों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, कौन सी शब्द शक्ति है। काव्यों की टीकाओं और व्याख्याओं में काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका भेद को भी स्पष्ट किया जाता था। अतः यह युग रीति पद्धति का युग था। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य शुक्ल जी ने इसके बारे में क्या बताया। आचार्य शुक्ल ने इसे रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही रीतिकाल का नाम दिया। संस्कृत की तरह हिंदी में रीति शब्द का जो विशिष्ट अर्थ है वो पद रचना नहीं है। रीति कवि अथवा रीति ग्रंथ में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ काव्य शास्त्र को समझना चाहिए। संक्षेप में सभी काव्य सिद्धांतों के आधार पर, काव्यांगों के लक्षण सहित या उनके आधार पर लिखे गए उदाहरणों के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रस की प्रचुरता एवं रीति मुक्त कवियों का महत्व स्वीकार करते हुए इस नामकरण रीतिकाल को ही उचित समझा। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। जैसे कि इसमें अलंकारों की भी बात हुई है, किंतु उनका अभिप्राय अलंकार के व्यापक अर्थ से था। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथ का भी प्रचार बढ़ा और आचार्य तत्व में भी वृद्धि हुई। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। मानो वे संसार से यूं कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अनुपयोगी हैं। मतलब वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे कि अगर इस तरह के विषयों का वर्णन कर रहे हो तो इसी तरह के विषयों का जो कथन है वो आपको प्रयोग करना है या फिर इस तरह का नहीं करना। अमुक का मतलब है हम पर्टिकुलर कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं, कोई सिचुएशन नहीं बता रहे हैं, पर हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि इस तरह की बात में इस तरह का आप प्रयोग ना करें, तो इसी तरह यहाँ पर अमुक बताया गया है। इतना कहने पर मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल ही कहा, परंतु अलंकार काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी सटीक नहीं है। फिर अलंकार से यह भी स्पष्ट नहीं है कि इससे ऐसी कविताओं को समझा जाए जिसमें अलंकारों की प्रधानता है अथवा अलंकरण पर अधिक बल दिया गया है। यदि यह सोचा जाए इसमें अलंकारों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन है, इसीलिए इसका नाम अलंकार युग रखा गया। तो काव्य के अन्य अंगों का क्या, जो काव्य के और भी अंग हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बात की थी कि रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि और भी बहुत सी चीजें। तो अगर सिर्फ अलंकार पर ही ध्यान देते हैं तो बाकी जो काव्य के अंग हैं उनके बारे में किसी का क्या कहना है। अतः अलंकृत काल नाम इस युग का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर शेयर किया है कि जो रीति काव्य का जो नामकरण है वो किस तरह से सही है या किस तरह से हुआ, या फिर जो अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग आचार्यों के द्वारा क्या बताया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में शेयर किए गए आंसर्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए golibaba.com की हेल्प बुक से। अगर आपको इसी तरह के और आंसर चाहिए तो फ्रेंड्स आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी बुक में आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। ये बुक करंटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर दी जा रही है, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हैं। अगर असाइनमेंट अभी तक नहीं बनाए तो आप परचेज कर सकते हैं। डायरेक्टली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।